प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शीत युद्ध की चर्चा करेंगे। शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा को समझेंगे और सबसे पहले शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इसका विकास हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियां युद्धोत्तर काल में अर्थात द्वितीय महायुद्ध काल में दोनों ने मिलकर के युद्ध लड़ा। मित्र राष्ट्रों की तरफ से सोवियत संघ और अमेरिका साथ थे और दूसरे राष्ट्रों के अंतर्गत इटली, जर्मनी, जापान आदि थे। जब महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो बहुत ही शिद्दत से दोनों महाशक्तियों ने मिलकर के ये युद्ध लड़ा। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो दोनों जापान के नगर थे, इन दोनों पर अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट किया तो दोनों महानगर ध्वस्त हो गए, अर्थात वहाँ पर भारी जन और धन की हानि हुई। इसके पश्चात दोनों महाशक्तियों के बीच में जो तनाव और वैमनस्य उभर करके आया, एक तरीके से ये जो शीत युद्ध की तैयारी थी, ये शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के बाद में जो दोनों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य से अनवरत जो वृद्धि देखी गई, ये शीत युद्ध था। ये शीत युद्ध ऐसा युद्ध था जिसको हम ठंडा युद्ध कहते हैं। ये एक तरीके से गर्म युद्ध से भिन्न है, अर्थात इसमें न तो किसी भी प्रकार की गोली चली, न बारूद का प्रयोग किया गया, किंतु इस युद्ध में एक तरीके से एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना, वैमनस्य फैलाना और वास्तविक युद्ध न लड़ा जा करके एक युद्ध की जानी मानी स्थिति थी। इस जानी मानी स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब ये शीत युद्ध का यदि हम अर्थ बताते हैं तो इस शीत युद्ध जो शब्द है, इसका प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने दक्षिणी कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए किया। उनके शब्दों में, वी आर टुडे इन द मिडस्ट ऑफ ए कोल्ड वॉर, आवर एनिमीज आर टू बी फाउंड अब्रॉड एंड एट होम। शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी प्रस्तुति को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। अभी हम विभिन्न परिभाषाओं का जिक्र करते हैं, जिसमें डॉक्टर MS राजन के शब्दों में शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है। दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष से न होकर दो भीमाकार शक्तियों की आपसी संघर्ष का परिणाम है। KPS मेनन के अनुसार शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी साम्यवादी विचारधारा।
दो पद्धतियाँ थी, एक संसदीय लोकतंत्र, दूसरा जनवादी लोकतंत्र। बुर्जुआ जनतंत्र और सरबराह वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। जॉन फॉस्टर डलेस के अनुसार शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध, धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। वस्तुतः शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, लेकिन यह युद्ध की जानी मानी स्थिति थी। यह वास्तविक युद्ध न होकर के युद्ध अपितु युद्ध का वातावरण था। नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण, सम काइंड ऑफ सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस के समान तनावपूर्ण था। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक युद्ध था, क्योंकि ये चिंतन, भावनाओं एवं मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था, जिसने अंततोगत्वा अशिष्ट और असंभव आचरण को जन्म दिया। इसके प्रमुख लक्षण क्या थे? शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण क्या थे? शीत युद्ध के जो प्रमुख लक्षण हैं, उसमें पहला है, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। दूसरा इसका लक्षण है, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। तीसरा, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। चौथा, दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। पांचवा, यह गर्म युद्ध हॉट वार से भी अधिक भयानक था। छठा, इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया। अब शीत युद्ध की प्रकृति कैसी है? देखिए, शीत युद्ध की जो प्रकृति थी, एक प्रकार का ये कूटनीतिक युद्ध था और बहुत अधिक उग्र होने पर ये एक तरीके से ये युद्ध को जन्म दे सकता था। शीत युद्ध में दोनों पक्ष ही आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हैं। ये कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों को एक दूसरे के विरुद्ध काम में लेते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं। दूसरे देशों को प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए आर्थिक सहायता देना, जैसे यूनान और तुर्की को सहायता दी गई अमेरिका के द्वारा। इसी तरह से प्रचार अस्त्र को काम में लेना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, सशस्त्र सप्लाई, शस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत युद्ध के अंग हैं। वस्तुतः शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं, बल्कि सिर्फ दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति थी। शीत युद्ध के तमाम वर्षों में तीसरी दुनिया में व्यापक घातक मुठभेड़ होती रही। इनमें प्रकारांतर में से परोक्ष रूप से महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा
साफ झलकती थी। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें मूलतः उष्ण शांति कहा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति और युद्ध के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि शीत युद्ध की जो प्रकृति है ये युद्ध की जानी मानी स्थिति है, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं है। किंतु ये वास्तविक युद्ध नहीं था, ये स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता था। और एक विद्वान डोइसर ने लिखा है कि शीत युद्ध की प्रकृति ट्राटस्की की ब्रेस्ट लिटोस्क में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी। उन्होंने कहा था, न युद्ध है न शांति है। अब शीत युद्ध के क्या कारण थे? देखिए, द्वितीय महायुद्ध में दोनों महाशक्तियां, इन दोनों महाशक्तियों ने मिलकर के युद्ध लड़ा, किंतु बाद में महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी। और इस संदर्भ में पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति है। सन 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद का निरंतर प्रसार हो रहा था और इस निरंतर साम्यवाद के विश्वव्यापी आंदोलन जो था उसका उद्देश्य था पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद की एक तरीके से साम्यवाद को पूरे विश्व में फैलाना। तो पहला ऐतिहासिक कारण रहा। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रसंग। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, द्वितीय महायुद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना रूसी सीमा पर अपना बड़ा दबाव कम कर सके। किंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे और इसको बाद सोवियत संघ के इतिहासकारों का मत है कि यह सब स्टालिन ने समझने में देरी नहीं की कि पश्चिमी देश आंतरिक भावना सोवियत संघ को नष्ट करना है। तीसरा है महायुद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। ये देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराने आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकार ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकार थी। चौथा था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिका और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश की अनुमति नहीं दी और पोलैंड की जनतांत्रिक पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई आरंभ कर दी।
उसने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्लिन सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौतों तथा याल्टा व पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना भी एक शीत युद्ध का एक कारण था। पांचवा है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को अस्वीकार कर दिया और उसके अंतर्गत ये निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए और ये स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी तथा यूगोस्लोवाकिया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा की। छठा है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय महायुद्ध के दौरान सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिका सेना तो वहाँ से हट गई, किंतु सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। सातवां यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान की शक्ति शून्य प्रदेश को बढ़ने के लिए पड़ोसी समृद्ध देशों अल्बानिया, यूगोस्लावाकिया, बल्गारिया आदि द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्रीय शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। परिणामस्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वाधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अपरिहार्य हो गया, अन्यथा यूनान का समयावधि खेमे में जाना निश्चित ही हो गया था। टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। आठवां जो पॉइंट है, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के उपरांत सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और फास्फोरस में नाविक अड्डे बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। नौवां है अणु बम का आविष्कार। जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम डाल दिया गया, उसके बाद में हम देखते हैं कि अघोषित रूप से अमेरिका एक सुपर पावर बन गया, क्योंकि उसने परमाणु बम का जो राज था ये अन्य मित्र राष्ट्रों को उससे नहीं बताया, और उसने जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाला तब दुनिया को पता चला कि ऐसा बम बना लिया गया है जो किसी भी देश को नष्ट कर सकता है। तो निश्चित रूप से अमेरिका एक मतलब घोषित रूप से महाशक्ति बना, और उसके बाद में सोवियत संघ भी परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए तत्पर हो गया। सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान करना और पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति का प्रचार अभियान और बर्लिन की नाकेबंदी, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना, सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना, और इस तरह से ये एक शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष था। तो ये शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। आज का हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।